नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू एस में। हम प्राचीन काल देख रहे हैं इतिहास में। इतिहास का कई सारे टॉपिक है जो मैंने आपको एक एक वीडियो दे के क्लियर कराया है। अब बारी है हमारा जो लास्ट टॉपिक चलेगा इसमें 300 से लेकर 350 ईस्वी तक का काल। तो प्राचीन भारत में क्योंकि अभी तक इससे पहले जो आप पढ़े, क्या क्या पढ़े इसमें, तो पूरा पाषाण काल से स्टार्ट किए थे हम, चलते आए सिंधु काल, फिर वैदिक काल, मौर्य काल, फिर मौर्य उत्तर काल जिसे अंधकार में युग कह रहे थे। दक्षिण भारत में संगम पढ़े आपने, संगम काल, संगम राजवंशों के बारे में। और इसके बाद जो है फिलॉसफी से संबंधित अलग अलग धर्मों के। तो अब बारी हमारा 300 से 750 तक का काल। इस काल में क्या क्या पढ़ना है आपको, पहले एक खाका आप तैयार करेंगे। प्राचीन भारत में 300 से 750 तक का काल, 450 तक का काल है। इसके बाद मध्यकाल स्टार्ट हो जाता है इतिहास में। तो इसी के बाद जो मिडिवल हिस्ट्री बोलते हैं वो स्टार्ट होता है। प्राचीन भारत 750 ईस्वी में आगे समाप्त हो जाता है। क्या बोलेंगे, 750 ईस्वी में प्राचीन भारत समाप्त होता है। इसके बाद जहाँ 750 से आएगा आपका, फिर मध्यकाल प्रारंभ हो जाता है। तो ये लंबा टाइम पीरियड है। फिर से 300 से 750 तक क्या बोलेंगे, एक लंबा टाइम पीरियड है। 450 तक का काल है। इसमें पढ़ना क्या है आपको, तो एक पहले खाका तैयार करेंगे कि क्या पढ़ना है। सबसे पहले कुछ पढ़ना होगा आपको गुप्त साम्राज्य गुप्त साम्राज्य के बारे में आपको पढ़ना होगा। गुप्त साम्राज्य के बाद आपको पढ़ना होगा वर्धन वंश। इसके बाद पढ़ना होगा आपको इसी काल में चालुक्य। पांडव, तो पांडव तो आप पहले पढ़ चुके हैं। चालुक्य और पल्लव वंश के बारे में पढ़ना होगा। इसके साथ साथ कुछ और नाम आ रहे हैं। हूण, ये हूण क्या, विदेशी आक्रमणकारी हैं। विदेशी आक्रमण, ये हूणों का, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसी दौरान भारत में कुछ कलाओं का विकास हुआ। कला, वास्तुकला। फिर इसके बाद आप क्या बोलेंगे, तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था के बारे में। अर्थात राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था। इस काल में 300 से 750 तक का काल में कला क्या थी, वास्तुकला क्या थी, ओवरऑल सांस्कृतिक क्षेत्र कैसे थे। तो कल्चरल सेक्टर के बारे में पढ़ना है आपको। कुछ कंसेप्ट फिर आता है जैसे सामंत व सामंतवाद, ये आपको पढ़ना होगा। एक नया शब्द जुड़ता है, सामंत, सामंतवाद। तो एक बार खाका आप तैयार कर लीजिए कि 450 काल में आपको क्या पढ़ना है। गुप्त साम्राज्य, कई सारे शासक हैं गुप्त साम्राज्य के। वर्धन वंश, चालुक्य राजवंश और पल्लव वंश। इसके साथ हूण, विदेशी आक्रमणकारी जो हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र है पूरा, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और सामंतवाद का जो कंसेप्ट है वो, ये आपको पढ़ना है। तो एक बार थोड़ा सा इस काल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ ब्रीफ में कि ये कौन सा काल है। इस काल को बोला जाता है गुप्त काल व उत्तराधिकारी। मोटे तौर पे बोलेंगे गुप्त साम्राज्य व उसके उत्तराधिकारी।
तो गुप्त साम्राज्य मेन था इस काल में। गुप्त साम्राज्य उत्तर भारत में उसके अधिकारी थे, और दक्षिण में क्या थे तो बोलेंगे दक्षिण में वाक्टक साम्राज्य। दो थे, एक तो वाक्टक साम्राज्य था और दूसरा क्या था दक्षिण में, ध्यान से देखना है आपको। वाक्टक साम्राज्य था दक्षिण में, पुनः जो उत्तर संगम राजवंश हुए, उत्तर संगम राजवंश। इस उत्तर संगम राजवंश में ही दो आते हैं, क्या आएंगे आपके, पल्लव व चालुक्य। अर्थात जो गुप्त साम्राज्य है वह उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य है, दक्षिण भारत में आपका वाक्टक है, और जो उत्तर संगम राजवंश है इसमें पल्लव और चालुक्य, जो इसके उत्तराधिकारी हुए संगम राजवंश के, इसको पढ़ना होगा आपको। तो उस समय भारत की क्या स्थिति थी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए एक बार डायग्राम से फिर से। देखिए उस समय क्या था, एक रफ डायग्राम है आपका। ये अफ्रीकी कंटिनेंट है, ये भारत है, ठीक है। ये वो काल है जब हूणों का अटैक हो रहा था पूरा विश्व पे। एक हूण है, विदेशी आक्रमणकारी है, इनका बहुत बड़ा साम्राज्य था। लगातार हूणों का अटैक चीन की ओर हुआ। फिर हूणों का अटैक कहाँ पे हुआ, आपका यूरोप में हुआ। हूणों का अटैक कहाँ पे हुआ आपका, तो बोलेंगे ईरान की ओर। पुनः हूणों का अटैक भारत में। देखिए हूण है, सभी जगह अटैक कर रहे हैं। तो एक विदेशी आक्रमणकारी है, सेंट्रल एशिया के हैं, और अटैक की साइड कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट सभी से चारों दिशाओं में कर रहे हैं, क्षेत्रों में कर रहे हैं। ईरान में कर रहे हैं, भारत में, चीन में, और यूरोप में भी इस काल में विदेशी आक्रमणकारी अटैक हुए। और इस समय क्या हुआ था आपका, तो चीन का हान वंश, चीन में हान वंश थे। ईरान में आपने ससानी देखा है, प्राचीन काल में ससानी साम्राज्य। और फिर रोम, इटली जिसे बोल रहे हैं, तो रोम में जो था रोमन साम्राज्य। इस सारे का पतन हो रहा था, हूण आक्रमण से त्रस्त थे धीरे धीरे, वो काल था। इसी काल में इनका डाउन फ्लो हो रहा है, इनका साम्राज्य का पतन हो रहा है। अर्थात साम्राज्य पतन का मतलब है, समझिए, कला, वास्तुकला, विज्ञान, राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, सारी व्यवस्था का क्या हो रहा है, पतन हो रहा है। तो कला हो, वास्तुकला हो, साहित्य हो, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं का पतन हो रहा था। अर्थात ये विकास नहीं कर रहे थे। चीन में भी इस तरीके की स्थिति थी। पुनः ईरान में ससानी साम्राज्य कमजोर हो था, रोमन साम्राज्य तो ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका था। लेकिन एक ऐसी स्थिति थी भारत में, ये जो भारत में है, इन सब का विकास हो रहा था। तो भारत में उल्टा स्थिति था। जब विश्व के साम्राज्यों का पतन हो रहा था 300 से 750 तक के काल में, तो भारत में उल्टा स्थिति था। भारत में कला, वास्तुकला, साहित्य, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, फिर सांस्कृतिक गतिविधि हो, सारा क्षेत्र में भारत का लगातार विकास हो रहा था। नए नए साइंटिफिक खोज हो रहे थे उस समय, मंदिर निर्माण की नई नई कला का विकास हो रहा था। तो भारत में विरोधाभास स्थिति दिखाई देता है। विश्व से कंपेयर करते हैं जब अलग अलग साम्राज्यों से, तो भारत में एक सांस्कृतिक और राजनीतिक जो डायमेंशन था उसका ओवरऑल विकास हुआ था।
क्या बोलेंगे, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास हुए थे भारत में। तो ऐसा दो कारणों से हुआ था। एक था उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य के अधीन, और दूसरा वाक्टकों के अधीन। बार बार नाम आ जा रहा है आपका गुप्त साम्राज्य उत्तर भारत में, वाक्टक कैसे नाम आ रहे हैं। तो अब समझ लेते हैं हम लोग एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में कि गुप्त जो है वो कहाँ तक थे, इनका साम्राज्य कहाँ तक था, और वाक्टक कहाँ पे थे, इनका साम्राज्य कहाँ तक था। तो एक वर्ल्ड से कंपेयर करना है इस काल को। तो देखिए, जो उत्तर भारत दक्षिण भारत है, थोड़ा सा रफ डायग्राम है, बस आपको ये समझना है। ये वाला जो इलाका है, यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है, पर्वत है, पर्वत का नाम वो आपको याद करना होगा, विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत के नीचे वाला पूरा इलाका क्या कहलाता है, दक्षिण भारत कहलाता है। प्राचीन काल में जब भी दक्षिण का नाम आता था तो विंध्याचल के नीचे, ये पूरा विंध्याचल माउंटेन है, एक पर्वत है विंध्याचल पर्वत, इसके नीचे पूरा क्षेत्र दक्षिण भारत है। और पूरा जो उत्तर दिखाई दे रहा है आपको, ये तो कहाँ से बोलेंगे, गंगा की घाटी, गंगा घाटी से लेके पूरा का पूरा है, पूरा इलाका सौराष्ट्र तक। सौराष्ट्र अर्थात गुजरात और महाराष्ट्र का इलाका। तो ये तो उत्तर भारत आपको समझना है। ऐसे करके जो माउंटेन चल रहा है विंध्याचल पर्वत, जो गुजरात से लेके गंगा की घाटी जा रहा है, ये पूरा इलाका आपका क्या है, उत्तर भारत। तो नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, दे आर टू इंडिया डिवाइडेड बाय द माउंटेन विंध्याचल। तो इसमें आपको बोलना है उत्तर भारत जो है, यहाँ पे गुप्तों का शासन था, गुप्त शासक साम्राज्य के अधीन था। और दक्षिण भारत इस समय क्या था, वाक्टकों के अधीन था, वाक्टक के अधीन था। देखिए, वाक्टक जो है, इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं मिली, इसके बहुत ही कम अभिलेख रिकॉर्ड प्राप्त होते हैं। एक लंबा जो है इसका इतिहास छुपा है। तो जो वाक्टक है, वाक्टकों के बारे में बहुत कम जानकारी है, और जो जानकारी है वाक्टकों के बारे में वो इसके कुछ अभिलेखों से मिल जाते हैं, साहित्यिक प्रमाण और पुरातात्विक प्रमाणों से मिल जाते हैं, लेकिन डीपली इसके बारे में जानकारी नहीं है। एक लंबा टाइम पीरियड रहता है, शासकों के बीच में अज्ञात रहते हैं, तो हमको उतना नहीं देखना है। वाक्टक वैसे भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत ही कम कबार आते हैं, और छोटे से क्वेश्चन आते हैं कि वाक्टक वंश की स्थापना किसने की थी, या वाक्टक कब से कब तक शासन करते थे, और वाक्टक किस क्षेत्र में शासन करते थे। बाकी कोई जब जानकारी नहीं है तो कभी इस तरीके के क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। तो देखते हैं एक बार वाक्टक के बारे में। वाक्टक, देखिए, वाक्टक जो है एक वंश है, दक्षिण भारत में शासन करता है। वाक्टक जो वंश है, इसकी स्थापना किया था विंध्य शक्ति ने, नाम ही आपको याद करना है, विंध्य शक्ति। तो वाक्टक वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने किया है। ये विंध्याचल पर्वत आपको देख रहा है, याद करना है आपको कि विंध्याचल जो पर्वत है, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में वाक्टकों का साम्राज्य था। किसने किया था, अगर पर्वत का नाम याद है तो आपको ये भी याद रहेगा, विंध्य शक्ति ने वाक्टक वंश की स्थापना की थी। कब से कब तक टाइम पीरियड है वाक्टक साम्राज्य का, तो 325 से लेकर 500 ईस्वी तक, ऑलमोस्ट 175 साल तक शासन किए हैं।
किसके समकक्ष हैं वाक्टक? कुछ फैक्ट नोट करना है आपको कि बिन शक्ति ने वाक्टक वंश की स्थापना की। 325 से लेके 500 ईस्वी तक का इनका काल था। 175 साल तक इन्होंने शासन किया। ये समकक्ष हैं गुप्तों के, समकक्ष है गुप्तों के। जो गुप्त साम्राज्य हैं उन्हीं के समकक्ष में है। मतलब एक साइड उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य है, तो दक्षिण भारत में क्या है आपका? वाक्टक साम्राज्य है। दोनों साथ साथ शासन कर रहे हैं पूरा भारत पे। अब जो है वाक्टक वंश, इसकी दो शाखाएं थी। देखिए वाक्टक वंश है, इसकी दो शाखा है। एक शाखा है आपकी नागपुर में, रामगिरी। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में, तो बोलेंगे नागपुर का रामगिरी। इस क्षेत्र में शासन कर रहे हैं, अर्थात मुख्य शाखा है। यहाँ क्या लिखना है आपको? वाक्टक की शाखा, ब्रांच। दो शाखा है, एक है नागपुर रामगिरी। क्या बोलना है आपको? वाक्टक की दो शाखा है, एक शाखा है नागपुर, दूसरी शाखा है महाराष्ट्र के अकोला जिला। अकोला जिला ये कहाँ है? दोनों महाराष्ट्र में है। ये भी महाराष्ट्र में है। तो इस तरीके से दोनों शक्ति कहाँ पे हैं? दोनों शाखा हैं महाराष्ट्र में। और 175 साल तक शासन किया। वाक्टकों का व गुप्तों का एक वैवाहिक संबंध भी स्थापना हुआ है। तो गुप्त शासकों का भी इन दोनों के बीच एक वैवाहिक संबंध था। अर्थात शादी होते थे। जैसे गुप्त अपनी बेटी का विवाह वाक्टक वंश में करते थे, वाक्टक ने राजकुमारों का विवाह गुप्त साम्राज्य में करते थे। तो एक वैवाहिक संबंध भी था दोनों के बीच में। रिश्ते के माध्यम से साम्राज्य और मजबूत हुए थे, स्थिति भारत में और इनकी मजबूत हुई थी। तो यही है छोटा सा जानकारी वाक्टकों के बारे में आपको रखना है। अब जो गुप्त हैं, गुप्तों के बारे में फुल जानकारी रखना है। देखिए गुप्त साम्राज्य के समय जो थे, काफी सारे सांस्कृतिक राजनीतिक डेवलपमेंट हुए थे। तो बोला जाता है गुप्त साम्राज्य के समय भारत के इतिहास का एक क्लासिकल युग था, स्वर्णिम युग था। अर्थात भारत के इतिहास में एक स्वर्ण काल था। प्राचीन काल में वह स्वर्ण काल गुप्त साम्राज्य के समय था। तो स्वर्ण काल क्यों था? स्वर्ण काल गुप्त साम्राज्य के समय इसलिए था, जो गुप्त काल है इसको स्वर्ण काल बोला जा रहा है। स्वर्ण काल भारतीय इतिहास का। यह क्लासिकल काल इतिहास। देखिए गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जा रहा है, या क्लासिकल काल के नाम से इतिहास में जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? क्यों स्वर्ण काल होगा? हर सेक्टर का तीव्र विकास हुआ होगा। जैसे कला हो, फिर समाज का, साहित्य का, राजनीतिक का, वास्तुकला हो या विज्ञान प्रगति, तो सभी सेक्टर में तीव्र प्रगति हुए होंगे। इस कारण से इसे स्वर्ण काल कहा जा रहा है। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार हैं। इतिहासकार में भी अब 3 सेक्शन होते हैं। किस तरीके के इतिहासकार हैं पूरे विश्व में? समझिए 3 तरीके के इतिहासकार हैं। तीन तरीके के इतिहासकार हैं पूरे विश्व में। एक है भारतीय इतिहासकार, दूसरा है आपके मार्क्सवादी इतिहासकार, मार्क्सवादी, क्या बोलेंगे? भारतीय इतिहासकार, मार्क्सवादी इतिहासकार। और थर्ड नंबर पे बोलना है आपको जो पश्चिम के इतिहासकार है, वेस्टर्न हिस्टोरियन। ये है 3 तरीके के इतिहासकार हैं पूरे विश्व में। तो इतिहासकार में भी अंतर है। भारतीय इतिहासकार गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण काल बोलता है कि स्वर्ण काल था, लेकिन मार्क्सवादी इतिहासकार इसे स्वर्ण काल नहीं मानते।
ये बिल्कुल ही मानते। बोलते हैं कैसे हो सकता है गुप्त साम्राज्य स्वर्णकाल। बहुत सारे तर्क देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, भारत के इतिहास में कोई भी काल स्वर्णकाल नहीं है। आप कैसे बोलेंगे गुप्त साम्राज्य स्वर्णकाल था? वो किसी भी काल को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। और पश्चिम के इतिहासकार क्या हैं, तो ये तो हमेशा से भारतीय राजा राजवंशों को नीचे दिखाने का काम करते रहे हैं। इतिहास का अनाप शनाप इन्होंने व्याख्या किया हुआ है। धीरे धीरे समय के साथ भारतीय इतिहास को फिर से एक बार लिखा जा रहा है। जो सही इतिहास के फैक्ट एंड फाइंड है उसको पता किया जा रहा है और इतिहास की किताब को रिटर्न किया जा रहा है। फिलहाल जो अवेलेबल जानकारी है उस हिसाब से चलिए कि मार्क्सवादी इतिहासकार गुप्त साम्राज्य की क्यों आलोचना करते हैं, क्यों इसे स्वर्णकाल मानने से इनकार करते हैं। कुछ कारण इन्होंने तर्क दिया और कारण दिए हैं। देखिए, सबसे पहले बोल रहे हैं मार्क्सवाद होता क्या है। मार्क्सवाद वर्ग को मानता है। वर्ग में कौन सा है, इसका कंसेप्ट है कोई जाति कोई धर्म कुछ नहीं, सिर्फ वर्ग होते हैं। वर्ग का मतलब अमीर वर्ग और गरीब वर्ग, अर्थात न जाति न धर्म न कोई संस्कृति, कुछ नहीं, सिर्फ दो तरीके के ही वर्ग होते हैं, इनका अस्तित्व होता है और किसी का अस्तित्व नहीं होता है। वह है अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। तो बोल रहे हैं कि गुप्त काल में जो थे मजदूरों का शोषण होता था, मजदूर किसान इनका शोषण हुआ। पहला नंबर पे तर्क दे रहे हैं कि गुप्त काल में मजदूरों का किसानों का खूब शोषण हुआ। सेकंड नंबर पे दलितों का शोषण हुआ। फिर थर्ड नंबर पे बोल रहे हैं बालाश्रम कराए गए, बलपूर्वक काम कराए गए। तो कुछ कुछ फैक्ट दे रहे हैं कि भारतीय जनमानस जो था उनकी स्थिति जस के तस थी। एक समान वर्ग जो था उनकी भी आर्थिक स्थिति नॉर्मल थी। तो आप कैसे बोल सकते हैं भारतीय इतिहास को स्वर्णकाल, जब मजदूरों का किसानों का शोषण हो रहा है, दलितों की आर्थिक स्थिति और समान स्थिति में कोई भी उत्थान नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है। फिर बालाश्रम कराए जा रहे हैं। एक साइड मजदूरों किसानों से आप काम करा रहे हैं, उनको पैसे भी नहीं दे रहे हैं, बलपूर्वक काम करा रहे हैं, जबरदस्ती काम करा रहे हैं। समान वर्ग की आर्थिक स्थिति भी नॉर्मल थी। ओनली जो बोल रही है भोग विलास कर रहा था वो कर रहा है ऊपर वाले वर्ग, उच्च वर्ग, ऊपरी वर्ग, अर्थात राजा राजवंश, यही सिर्फ भोग कर रहे हैं, विलास कर रहे हैं। तो आर्थिक असमानता थी गुप्त साम्राज्य में। जो आर्थिक विकास था सभी जनमानस तक नहीं पहुंचा। ये जो भी आर्थिक डेवलपमेंट विकास हुए, कला हो, विज्ञान हो, संस्कृति, ये सारा सिर्फ उच्च वर्ग तक ही सीमित रहा। भोग विलास जो था उच्च वर्ग तक था। इस कारण से स्वर्ण युग नहीं माना जा सकता। स्वर्ण युग तब माना जा सकता है जब आर्थिक समानता हो, सभी इक्वल हो जाए, सभी के पास एक समान प्रॉपर्टी हो, धन हो, संपत्ति हो, तो आर्थिक इक्वलिटी के बाद साथ ही स्वर्णकाल माना जा सकता है। लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। ठीक है, हम गुप्तों के बारे में और डिटेल से बात करेंगे कि कुछ इसके साहित्यिक प्रमाण है, इतिहास के प्रमाण है, पुरातात्विक प्रमाण है, एक एक करके, क्योंकि टाइम पीरियड लंबा है और मुख्य शक्ति है गुप्त साम्राज्य। तो गुप्तों के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए टुडू आइज के साथ।